अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल बरकरार है, गिरफ्तारियां और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने देखा है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको अदालत में पेश किया गया, रिहाई हुई, फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान का साथ देंगे। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान कर दिया वो सियासत से ही दस्तबरदार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो सियासत को ही खैर बात कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या होने जा रहा है सियासत में, जो नज़र आ रहा है सिनेरियो वो ये है कि ये जो पंछी उड़ रहे हैं अब ये कहीं और अपने घोंसले तलाश करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इन लोगों को ज्वाइन करवा रही है और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत बड़ा एक्टिव है और जहांगीर तरीन ग्रुप अपनी कोई एक पार्टी बनाने के लिए कोशिश तेज कर चुका है। क्या ये पार्टी वाकई ही इलेक्शन के लिए और लीडरशिप के लिए माकूल नजर आती है और ये क्या वाकई एक अहम पार्टी बन जाएगी, इस पर बात करेंगे। और जो ये दूसरे पंछी जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज में, इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि हुकूमत इस वक्त तमाम तर तवज्जो दे रही है बजट को लेकर। IMF से छुटकारा चाहती है, प्लान बी भी बना चुकी है, कभी कहती है प्लान बी मौजूद है, कभी कहते हैं कि प्लान बी नहीं है। बजट के ऊपर फोकस है, हदफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अचीव करना कितने मुश्किल और कितने आसान होंगे, आज के प्रोग्राम में आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। गेस्ट का आपसे तारुफ करवाऊँ, हमें ज्वाइन किया है बाबर डोगर साहब ने, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ लाहौर हैं। बाबर डोगर साहब, वो वेलकम कि आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे अखुंज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। चटान साहब, आपको भी खुश आमदीद। अली गौहर बलोच साहब है हमारे साथ, MNA है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। अली गौहर बलोच साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे फ़ारूक सलीम साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ बाबर डोगर साहब आपसे करना चाहूँगी कि इस वक्त गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला जारी है। आज उस्मान बुज़दार साहब ने भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, जबकि जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब अभी गिरफ्तारी और हिरासत में ही है। दूसरी तरफ जो अब ये जो पंछी हैं ये अब दूसरे अपने ठिकाने, सियासी ठिकाने ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक उनके लिए एक ठिकाना है, दूसरी तरफ ग्रुप बंदी है और अलग से कुछ नई पार्टियां भी सामने आ रही हैं। आपका क्या तज्जिया है कि इस वक्त पंजाब की सियासत में क्या हलचल है? देखें, पंजाब में PTI की डिसमेंटलिंग के बाद जो लोग नाराज अरकान जो रिजाइन दिए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तादाद MPs से और MNAs की पंजाब से है। तो पंजाब में ही जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो कुछ नए ग्रुप्स हैं जो वो भी पूरी एक्टिविटी पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को से ज़्यादा PTI के जो पावरफुल लोग थे उनको अपने साथ मिलाया जाए। जरदारी साहब लाहौर में है, नून लीग अपनी एफर्ट्स कर रही है और उसके साथ साथ तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा नून लीग भी चाह रही है कि PTI वालों को वेलकम कर ले, जो PTI को खैराबाद कहे आए। बिल्कुल, नून लीग पूरी एफर्ट कर रही है। नून लीग जो है कांटेक्ट में है, बहुत सारे तीन ग्रुप के और PTI के ऐसे लोग हैं जो सबका PTI के थे, बाद में वो तीन साहब के साथ बड़े लॉयल थे। तीन साहब के साथ उन्होंने PTI को खैराबाद का, नून लीग का लास्ट इलेक्शन लड़ा। अब तीन साहब एफर्ट कर रहे हैं, वो तीन साहब के पास वापस आने को तैयार नहीं है। मतलब राजा रियाज साहब जो हैं उनसे तीन साहब पिछले 4-5 दिन से ये एफर्ट कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए और वो किस तरह से उनको सपोर्ट करें, लेकिन राजा रियाज साहब से नून लीग ने टिकट का वादा किया, वो वापस नहीं आना चाह रहे। मुल्तान से सलमान नईम साहब हैं, नवाब शेर वजीर हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि PMLN की टिकट अभी भी कीमती है पंजाब में? बिल्कुल कीमती है। बहुत सारे PTI के ऐसे लोग हैं जो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि काफ लीग है, काफ लीग जिन लोगों को साथ लेके आना चाह रही है वो उनको यही कह रही है कि जनाब हमारा अलायंस होना है नून लीग के साथ और अगले अलायंस में हम नून लीग के टिकट पे आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। तो काफ लीग भी इसी वादे पे लोगों को तोड़ रही है। अच्छा, ये जो रुझान है ये सूबाई सतह का है या फिर कौमी सतह का है? ये लोग जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो वफाक की सतह पे PMLN के साथ कर रहे हैं या फिर सूबाई सतह पर है?
देखिए दोनों तरफ ही हैं। देखिए उसमें अजमल चीमा साहब हैं, वो सूबाई कैंडिडेट थे। पीटीआई के सलमान नईम साहब जो हैं वो भी सूबाई थे। नवाब शेर वसीर कौमी असम्बली के थे। राजा रियाज कौमी असम्बली के थे। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नून लीग ने टिकट का राजा रियाज साहब तो अभी ओपोजिशन लीडर है ना अभी तो। लेकिन मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि राजा रियाज साहब अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राजा रियाज उनके कांटेक्ट में आ जाएं, लेकिन राजा रियाज उनके कांटेक्ट में नहीं आ रहे। इसी तरह से देखिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। एक तरफ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि वो उन्होंने सियासत छोड़ दी। दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी से मिल रहे हैं कि पीटीआई को छोड़ दें और हम पीटीआई को अटैक करें। तीसरी तरफ मैं आपको खबर दे रहा हूं, कल रात को जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लाहौर आए अपने निजी त्यारे में, और उनके साथ उनके त्यारे में जो दूसरा बंदा था उनके साथ वो था फवाद चौधरी। और फवाद चौधरी और जो जहांगीर तरीन है ये भी कांटेक्ट में है। जहांगीर तरीन फवाद चौधरी को ये टास्क दिया उन्होंने कि जनाब आपने पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं और पीटीआई के वोटर जो है उनको भी हमने बड़े तरीके से अपने साथ लेके चलना है, कन्विंस करना है कि अगर इमरान खान माइनस होता है तो फिर जो उसकी नुमाइंदा पार्टी है वो यही है, वो हम लोग हैं। यानी कि पीटीआई में जो इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा मरवाने वाले बकौल चौधरी परवेज इलाही के पंजाब असेंबली तड़वाने वाले फवाद चौधरी साहब अब और कहीं ठिकाना ढूंढ रहे हैं और वो जहांगीर तरीन साहब का जहाज यूज कर रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने मुकम्मल तौर पे। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं कि कल आप पता करवा लें कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद से लाहौर किसके त्यारे में आए। जी ठीक, जहांगीर तरीन के त्यारे में आए हैं और उनके साथ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तो किसी के निजी त्यारे में ये कोई दूसरी पीआई की सर्विस तो नहीं है कि आपने टिकट खरीदा और उस पर इत्फाकन मुलाकात हो गई। उनके त्यारे पे ही जी वही जहाज है जो भर के पीटीआई में जाते थे। अब जहांगीर तरीन साहब अपनी किसी पार्टी के लिए उन सबको अपने साथ लेके कायल कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब आपकी जानिब आऊंगी और ये बताइएगा कि ये जितने भी पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, ये जितने भी अब ड्राई क्लीन हो जाएंगे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करके, पीएमएलएन ज्वाइन करके। अली गौहर बलोच साहब से मेरे ख्याल में उनको लाइन कट गई, दोबारा बात करते हैं। अखुंदजादा चिटान साहब है। चिटान साहब, ये ड्राई क्लीन होके वही लोग जो पीटीआई ज्वाइन कर चुके थे और उनकी जितने करप्शन के केसेस थे, जितने भी उनके गुनाह थे, सब धुल गए थे। अब ऐसा ही हो रहा है कि जो हम ये समझते थे कि 9 मई को जो वाकया हुआ उसके बाद से आप लोग कह रहे थे कि ये 9 मई का बड़ा वाकया है, ये दहशतगर्दों ने किया, शरपसंद नासर हैं इन्होंने किया है, उनको अरेस्ट किया जाए। उनको अरेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान किया और उसके बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें तो वार्म वेलकम आप लोग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये लोग जिस हालात में पीटीआई में गए थे और जिस हालात में वो पीटीआई से आ रहे हैं तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ये लोग जो पीटीआई में चले गए थे इस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने उनको फाइल दिखा कि किसी को डरा धमका कि मुख्तलिफ हिलो बहानों से इससे दबाव डाल के और मुख्तलिफ पार्टियों से थोड़ी थी, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग से वगैरह से, और इसको पीपल्स शामिल कर दी थी। लेकिन अब जो लोग वापस आ रहे हैं इससे ना एस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव है, इस पे अगर दबाव है तो अपनी ज़मीर का दबाव है। तो ऐसे पार्टी के साथ कोई कैसे चलेंगे जिन्होंने शोहदा के मज़ारों को जो है मिस्मार किया है, जिन्होंने MM आलम की जिहाज को जलाया है, जिन लोगों ने जना के घर को जलाया है, ये लोग ऐसे पार्टी के साथ कैसे चलेंगे? तो लेकिन चिटान साहब मुझे ये बताइएगा, खौफ कहते किसको है और डराना धमकाना कहते किसको है? हमें डराना धमकाना ये तो वाज़े नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी होती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सियासत से, पीटीआई से, इमरान खान से लाताल्लुकी होती है और उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है उस बंदे को। क्या ये ड्राई क्लीन नहीं हो रहे ये सारे लोग? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग गिरफ्तार हुई है ये वही लोग हैं जो 3 एमपीओ में 16 एमपीओ में गिरफ्तार की गई हैं। 3 एमपीओ और 16 एमपीओ में इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया? इसलिए गिरफ्तार किया कि दोबारा कोई इस तरह के हालात नहीं सामने आए जिस तरह के 9 मई के हालात सामने आए। तो चिटान साहब मेरा सवाल ये ना, सजा दे दें उन लोगों को जिन्होंने ये कानून तोड़ा है, जिन्होंने ये गलत शरपसंदी की है। इन लोगों को इस खदशे की वजह से गिरफ्तार की
जब इन लोगों ने इस पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया तो फिर तो वो खदशात खत्म हो जाते हैं कि ये बाहर आके और ये फिर धरने करेंगे, ये सड़कों पे आएंगे, ये शुहदा के मज़ारों को मिसमार करेंगे, तो फिर तो इसकी जेल में रखने का कोई जवाब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन वो लोग जो या इन लोगों ने साजिश बनाया था या इस साजिश के हिस्सा बने थे, जिन्होंने जना के घर को जलाया, जिन्होंने पब्लिक के गाड़ियों को जलाया, मोटरसाइकिलों को जलाया, शुहदा के तस्वीरों की बेहुरमती की, या पेशावर का रेडियो स्टेशन जलाया, तो इन लोगों के लिए कोई माफी नहीं है। चाहे वो पार्टी को छोड़ दे, वो लाताल्लुकी का इजहार करे, इन लोगों के इनके जराइम का सजा जरूर मिलेंगे। राइट अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ है। किन किन लोगों को मैं मेन नाम लूंगी और आप बताइएगा क्या उनकी जगह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहब, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्लीन चिट दी जा रही है, अब वफादारियां तब्दील हो रही हैं, ज़मीर जाग रहे हैं, ये PMLN भी अपने दरवाजे खोल रही है ऐसे लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी क़यादत की तरफ से कुछ दिन पहले जो चीज़ मेरे नज़रों से गुजरी है, तो PMLN ने माजरत जाहिर की है कि हम लोटों को जो है वो अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, और मेरा ख्याल है कि हम कतई तौर पर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे कि जो मतलब है कि अब हालात के तहत कोई पार्टी छोड़ के आ रहे हैं तो उनको अपनी पार्टी में लें। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी कि जो लोग जोग दर जोग, असल मसला ये था कि ये सारे वो लोग थे जब इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों से जो है वो PTI में शामिल करवाया गया था। और आपको पता है कि ये तो बड़ी दूर की बात है, जिस वक्त वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर आगे इसके जो मजीद सहूलतकार थे साकिब निसार, फिर जनरल फैज, ये मतलब है वो तमाम लोग थे कि जिन्होंने मतलब है कि, और भी इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने कि ये एक मतलब है कि एक पार्टी बनाई, दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ा, किसी को डराया धमकाया, किसी को लालच दिया। तो अब जब थोड़ा सा वो टाइम आया है तो आप देख रहे हैं कि ये तिनकों की तरह बिखर रहे हैं, और इनके बिखरने की वजह ये है कि ये लोग पॉलिटिकली मतलब है कि ये कोई कमिटेड लोग नहीं है। जाहिर है कि जब भी ये देखते हैं कि कानून और आइन के कटहरे से आने में ये घबराते हैं, तो जाहिर है कि फिर ये उधर से अब भागने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने इन परिंदों में मुख्तलिफ घोंसलों में जाना ही जाना है, ये उधर नहीं टिकने वाले, जिसमें बहुत सारी इनकी खवातीन भी हैं, कुछ सूबाई लेवल के भी हैं, कुछ कौमी लेवल जी ठीक है। आप जैसे कि कह रहे हैं कि PMLN ने दरवाजे अपने इनके लिए नहीं खोले हैं और ये क़यादत का पैगाम है। और इससे पहले जो जब लोटों का बड़ा फैशन हुआ था, जब पंजाब की गवर्नमेंट और कौमी असम्बली की तहरीक अदम एतमाद आनी थी, तो उस वक्त जो ये कहा गया था कि PMLN ने ये लोटे बनाए थे। और अभी भी हमारे ब्यूरो चीफ बाबर डोगर साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजा रियाज, मैं दावा करता हूं कि राजा रियाज PMLN की टिकट से अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और अभी बाय द वे अभी जो सूबाई इलेक्शन होने थे पंजाब में, उसमें से भी कुछ लोटों को टिकट्स दिए गए थे। यहाँ पे ब्रेक शामिल कर इसके ऊपर आंसर करिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी कि PMLN में क्या ये जो परिंदे हैं, सियासी परिंदे, वो उनके लिए कोई जगह है। और अली गौहर बलोच साहब कह रहे थे, और हमने भी सुना है कि PMLN की क़यादत ने कहा है कि इनको नहीं जगह दी जाएगी। लेकिन पुरानी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें तो ये जगह दी भी गई है और बहुत सारे टिकट्स भी दिए गए हैं। और बाबर डोगर साहब, आप अली गौहर बलोच साहब की बात को डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं कि वाकई जो अभी टूटे हैं, अभी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, उनको PMLN जगह नहीं देगी, वो पिछले लोटे थे जिनके लिए ये जगह थी? देखिए, जो मेरी इतलात है, पिछले जो लोटे थे उनको तो नून लीग अकोमोडेट कर रही है। जैसे राजा रियाज साहब हैं, नवाज शेर वसीर साहब हैं, अजमल चीमा साहब हैं, सलमान नईम साहब हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो PMLN के टिकट पे लास्ट टाइम लड़े थे, PTI छोड़ के PMLN के टिकट पे लड़े थे, अब भी नून लीग कंसिडर कर रही है कि इनको मजीद अगले एक और मौका दिया जाए और इनको नून लीग के ही टिकट पे लड़ाया जाए। हालांकि ये भी लोटे हैं, ये PTI छोड़ के आए,
और उससे पहले कोई और पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए, लेकिन नू लीग जहां पे वो देखती कि हैवीवेट है उसको जरूर ये ज़मीर जाग गए, ये ज़मीर जो जाग रहे हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। चट्टान साहब, ये जो ज़मीर जागने का आपने भी फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला अब समझ में आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है जिस तरह से ये ज़मीर जागते हैं। देखिए आलिया, पावर पॉलिटिक्स में कोई भी जो है इलेक्टेबल के लिए दरवाजे बंद नहीं करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर वो समझते हैं कि ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकता है और ये मुझसे टिकट लेगा, उसको टिकट देगा। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो इनका जिमनी इलेक्शन का एक सख्त तजर्बा पंजाब में हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पख्तूनख्वा में ये लोग कोशिश में लगी हुई है, अमीर मुकाम वगैरह, कि कहीं पे ऐसे कैंडिडेट हो कि तगड़ा कैंडिडेट हो, उसको पीटीआई में हो तो उसको अपनी पार्टी में शामिल करे। मैं समझता हूँ कि अगर बलूचिस्तान से उसको कोई तगड़ा कैंडिडेट मिलेगा तो वो उसको शामिल करेगा। अगर सिंध से कोई तगड़ा कैंडिडेट मिलेगा तो वो शामिल करेगा, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं है। मैं समझता हूँ अब केपीके से फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि आपके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो भी एक्टिव हैं और बहुत से लोगों को हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ में हमने ये देखा है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी का दावा आया कि अगली गवर्नमेंट उनकी होगी। तो क्या ये अभी से माहौल तो बनाना शुरू नहीं कर दिया गया कि ये अगली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, लोग इस तरफ आ जाएं, ज़मीर आप जाग गए हैं, क्योंकि इक़्तिदार की पॉलिटिक्स का सबको ही मजा चखना होता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब से जो लोग जा रहे हैं ये कोई तोड़ नहीं रहे। ये इमरान खान की अपनी गलतियां हैं, इनके अपने गलत फैसले हैं, जो हम पहले से कह रहे थे कि जिस टाइम इनसे बेसाके हट जाएंगे फिर इमरान खान का कोई नाम निशान नहीं होगा। इनसे पहले गलती तो ये हो गई कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, इन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ता नहीं किया, वही गुरूर और तकब्बुर वाला रवैया रखा। इस वजह से इस पे अदम एतमाद हुआ। अदम एतमाद के बाद गलती उन्होंने ये की कि अपने MNS को मुस्तफी कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने 2 असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया। तीसरा गलती उन्होंने ये किया कि इनके जो लड़ाई थी वो सियासतदानों के साथ थी, वो PDM के साथ इनकी लड़ाई थी। PDM के बजाय वो जाके और आर्मी पे चढ़ दौड़े। आर्मी के साथ फातिमा जनाज से लेकर जरदारी साहब तक सबने लड़ाई की है, लेकिन जबानी कलामी लड़ाई की है। किसी ने भी इस तरह का जंग जो है वो आर्मी पे और सिविल वार का माहौल नहीं बनाया। जैसे कि चट्टान साहब, ये कहा जाता है कि चट्टान साहब पहले की सियासत और थी, चट्टान साहब पहले की सियासत और थी। अभी जब से PTI आई है और इमरान खान साहब ने अपना वोट बैंक इंटैक्ट किया है, उस वक्त सियासत का रुख टोटली चेंज हो गया है। वोट सिर्फ इमरान खान का है। अगर ये लोग पीपल्स पार्टी या फिर PMLN ज्वाइन भी कर लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप कह रहे हैं कि PMLN का तजुर्बा रहा है बाय इलेक्शन में, अब ये पीपल्स पार्टी को भी ये ना भुगतना पड़ जाए कि वो अपने लोग ज़मीर जाग जाएं और वो इधर ज्वाइन कर लें पीपल्स पार्टी, और बाद में पता चले कि ये वोट बैंक तो है ही नहीं इनके पास? देखिए आलिया, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कैसे कह रही हैं कि इमरान खान के साथ वोट है। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ था जहां पे इनकी 24 MPs थे और 14 MNS थे कराची की। इनका क्या हाल हुआ? अगर इनके पास वोट होता तो ये असलहा उठाते, ये फौजी तनसीबात को जलाते। इन्होंने कई बार दावा किया कि मैं लाखों के लोगों को निकाल दूंगी। इलेक्शन तो आप नहीं करवा रहे ना चट्टान साहब, इलेक्शन तो आप लोग नहीं करवा रहे। ठीक है, आपकी जानिब आती हूँ अलीगौर बलोच साहब, कि जैसे कि पहले भी आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस कर लिया बाई इलेक्शन में और अभी भी बहुत सारे लोटे, आपने कहा कि पार्टी के दरवाजे तो बंद है, तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको पहले भी टिकट्स दिए गए हैं तो अब ये उनको वापस पार्टी में नहीं रखेंगे, अब उनसे टिकट्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे? देखें, बात ये है कि आपने पहले भी मैं बात कर रहा था, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। जी कर लीजिए। जी बिल्कुल। देखें, गुजारिश ये है कि जो आपने कहा कि पिछले इलेक्शन का रेफरेंस दिया था, उसमें जाहिर है कि एक बड़ी सिलेक्टेड चॉइस थी इनकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स को खत्म करने के लिए, और उसके लिए जरूरी था कि हाउस के अंदर से लोग जो है वो अदम एतमाद में हिस्सा लें। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें एक जज साहब ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा था, उन्होंने कहा कि आइन दोबारा लिखा जा रहा है। ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये उस बेंच में बैठे हुए बंदे ने
जब परवेज इलाही को वजीर आला बनाया गया था उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया था। जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था उनको गलत डिस्क्वालीफाई किया गया था। और ये तो बात अब तमाम पूरा मीडिया भी मानता है, तमाम सहाफी भी मानते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी जाहिर है उस पर राय में जिन लोगों ने वोट दिया, अदम इत्तेफाक में हिस्सा लिया, तो जाहिर है कि ज़िमनी इलेक्शंस में फिर मतलब है कि उनको नून लीग ने अकोमोडेट करना था। दूसरी बात यह है कि जो कौमी असम्बली में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं ऑपोजिशन के अंदर, उनमें वो लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया। हमने उनसे वोट नहीं लिया। राजा रियाज साहब जो है वो इस वक्त अपोजिशन लीडर है। हाँ, कल को इलेक्शन होते हैं और जहां पर नून लीग के पास कोई स्पेस होती है तो वो कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि मतलब है कि जब वो पूरा टेन्योर अपनी पार्टी में गुजार लेते हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन में कोई बंदा किसी और पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहे और वो समझे तो वो कर सकता है। लेकिन हम बाई एंड लार्ज ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे कि जो दो जोक दर जोक आए और जनाब हम उनको नून लीग में ले ले। लेकिन इनका शराजा, पीटीआई का शराजा बिखर चुका है, वो उनके किरदार की वजह से। जहां तक आप वोट बैंक की बात करते हैं, जो कुछ इमरान न्याजी साहब ने, देखें एक चीज होती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करना, उसका मतलब होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई पॉलिटिक्स में रोल है, आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन एक बात होती है एंटी स्टेट। एंटी स्टेट तो फिर दहशतगर्दी चलते हैं। जिस तरह से कि पाकिस्तान को इमलाक को जलाया गया, जिस तरह से कि तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह से कि मतलब है कि वो तो ऐसा तो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी हमारे बदतरीन दुश्मन ने भी ये काम नहीं किए जो इमरान अहमद न्याजी ने अपने हवालियों के जरिए किए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के बाद इमरान खान का वोट बैंक भी खत्म हो गया? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों ने इस चीज को सख्त नापसंद की है। उनकी सफों में अपने बैठे हुए लोगों ने भी इस बात को मतलब है कि आपके सामने है, जिन लोगों ने मतलब है कि उस चीज की मजम्मत की है और वो भी मतलब है समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद जो उनका अवामी वोट था, यही तरीकाकार इल्ताफ का मतलब एमक्यूएम में था रोल, और यही रोल अब इमरान न्याजी साहब ने निभाया है। तो जाहिर है कि जब उन्होंने देखा कि उनकी हमेशा से सहूलतकारी होती रही, सहूलतकारी के जरिए वो इक़्तिदार में, आज भी उनकी एक मकतबा फिक्र जी ठीक है बाबर साहब, जी ठीक है, अली गौहर बलोच साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी ठीक है अली गौहर बलोच साहब। बाबर डोगर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पंजाब की सियासत है, खासकर जहांगीर तरीन साहब कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब क्या आपको लगता है कि वो लीडरशिप का रोल प्ले कर सकेंगे? लोग और जो मुख्तलिफ MNA MPs उनको ज्वाइन करेंगे उस तादाद में जिस तरह का उनका है टारगेट है? देखें, पीटीआई के जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पेस तो बन रही है, तो उन्होंने किसी न किसी पार्टी को तो ज्वाइन करना है और अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसको वो सब देख रहे हैं। तो जहांगीर तरीन जो है वो उनको एक चॉइस नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे सेंट्रल पंजाब से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो साउथ पंजाब है वहाँ पर जहांगीर तरीन पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पर भी पार्टी बहुत जोर लगा रही है कि वहाँ से उनको स्पेस बनती नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डीजी खान, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पार्टी जो है पूरा फोकस्ड है कि यहाँ से हमने सारे हैवीवेट्स उठाने, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पीटीआई जीती थी। 2018 के इलेक्शन में आप देखें तो जनूबी पंजाब एक महाज बना था और वो सारे पीटीआई में गए थे और अच्छा, सारे जीत गए थे। इस तरह के जो ग्रुप पहले भी बने हैं ना, कोई कामयाब ग्रुप नहीं बने हैं, कोई ना कोई लीडरशिप का कोई रोल नजर आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त ग्रुप बंदी के अलावा कुछ भी नहीं है कि ये एक अलायंस बन जाएगा? यहाँ पर ज्यादातर इलेक्टेबल्स इलेक्टेबल, ठीक है, इनका अपना वोट बैंक है, ठीक है, जो है वो किसी ठीक है। चिटान साहब, लास्ट कमेंट, क्या आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी, अभी जरदारी साहब ने भी पंजाब में डेरे डाले हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी एफर्ट कर रहे हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन जो है वो कम बैक कर सकती है? स्पेस अब क्रिएट हो गई है पीटीआई के यहाँ पे कट डाउन होने की वजह से? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तो जो जनूबी पंजाब है इसमें तो पहले से आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है। हमने इमरान खान को मुल्तान में शिकस्त दिया था, वहाँ से पहले भी हमने सीटें निकाले थे
और मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्टेबल के बगैर कोई वोट मूव नहीं है। इमरान खान कितने सालों की सियासत करते हैं, जब इनके पास इलेक्टेबल नहीं आए थे क्या वो जीत सकता था? इनके पास तो इलेक्टेबल को तोड़ के ये इस तरह नहीं है कि ये इमरान लेकिन खान इस का वक्त वोट है या किसी पार्टी का वोट है। उस वक्त यहाँ सिनेरियो पे बिल्कुल बुनियादी मुख्तलिफ था। होते हैं, यहाँ पे रिश्तेदारियां होते हैं, यहाँ पे हम तो में कहते हैं डले सफले होते हैं। ऐसी पार्टी के नाम पे कोई वोट नहीं ले सकता है। तो जो भी इलेक्टेबल होता है इसके पास 20, 40, 50 जी, हजार उसके पास अपना भी वोट होता होता है। अखुनज़ादा चिटान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया, और बाबर डोगर साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाजरीन, यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फ़ारूक सलीम साहब से, इस वक्त हुकूमत की बजट में क्या तरजीहात हैं, IMF के बगैर प्लान बी है क्या हुकूमत के पास? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत की तमाम तर तवज्जो और मसरूफियत जो है वो बजट बनाने में है। अब ये बजट बड़ा इम्पोर्टेंट बजट है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, दूसरा महंगाई है, तीसरा मईशत का जो हाल है, और IMF की जो तलवार है, और इसके साथ साथ अब इलेक्शन का साल है। तो ये सारी चीज़ों को इस हुकूमत ने मद्देनज़र रखना है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक सलीम साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। वो हमें बताते हैं कि बजट के हवाले से हुकूमत क्या क्या तरजीहात रखेगी और क्या क्या कर सकती है असल में। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमत की मुश्किलात तो बहुत है, अहदाफ जो अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े रखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत किस टाइप का बजट इस साल लाना चाहती है? देखिए, हुकूमत की कोशिश होगी एक सियासी बजट हो, हुकूमत की कोशिश होगी एक इलेक्शन का बजट हो, हुकूमत की कोशिश होगी कि बजट के अंदर ऐलानात किए जाएं अवाम की रिलीफ के हवाले से। हुकूमत की कोशिश होगी कि बजट को इस्तेमाल किया जाए इलेक्शन जीतने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। और मुझे महसूस ये हो रहा है कि शायद यही वजह है कि IMF की छतरी से निकलने का फैसला किया गया है। क्योंकि अगर IMF की छतरी के अंदर रह के बजट बनाना होता तो फिर IMF इस चीज़ के ऊपर इस्रार करेगी कि एक माशी बजट पेश किया जाए। तो एक नेचुरल सा टकराव नज़र आता है हुकूमत और IMF के मुफादात के दरमियान। जी ठीक। फ़ारूक सलीम साहब, जैसे कि आपने कहा IMF का जिक्र किया है, तो हुकूमत कह रही है कि IMF को बाय बाय, अब हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। तो आप ये जो हमारी मईशत है इसको समझते हैं कि हम कोई प्लान बी पर काम कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है? देखिए, जो हाजिर माली साल, जो रवा माली साल है, जून की 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है। जून की 30 तारीख तक जो बैरूनी अदायगियाँ हैं वो लगभग 3.7 अरब डॉलर की हैं, और हमें बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक के खजाने में लगभग 4 अरब डॉलर पड़ा है। तो जून की 30 तक तो मामला साफ है। लेकिन जो माली साल आने वाला है जून की 30 तारीख के बाद, उसमें जो हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डॉलर हमें अगले 12 महीनों के लिए चाहिए होंगे, वो लगभग 41.8 अरब डॉलर बनते हैं। तो मेरे जहन में तो IMF की छतरी के बगैर और कोई मुतबादिल नहीं है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। राइट। तो फिर फ़ारूक सलीम साहब, ये जो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास प्लान बी है, तो वो किसके ऊपर काम कर रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और जिस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है वो रोड मैप का है, वो प्लान का है। अगर हुकूमत के पास कोई प्लान भी एग्जिस्ट करता है तो फिर मेरा मशवरा ये होगा कि वो मार्केट के साथ, वो मीडिया के साथ, वो सरमायाकारों के साथ वो प्लान जो है वो शेयर करें, उनके सामने खोल के रखें। इस वक्त यही चाह रही है, मार्केट भी ये चाह रही हैं, सरमायाकार भी यही चाह रहे हैं कि मुश्किल वक्त से निकलने का क्या कोई तरीक़ा कार हुकूमत ने बना रखा है, क्या उसके पास कोई हिकमत अमली है, क्या उसके पास कोई मंसूबा है। अगर प्लान बी है और वो सीक्रेट में रखना है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं।
नहीं, प्लान बी अगर हुकूमत कह रही है तो अब जाहिर है कि आईएमएफ को अगर हमारे पास तो अब जितना हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो टैक्स कलेक्शन को हम हदफ 900-1000 अरब तक रखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो बेतहाशा है, हमारे तो लोन ही इस कदर ज़्यादा है कि हम अगर उनके जो इंटरेस्ट है वही दें तो हमारा ये जो बजट है ना ये फारिग हो जाता है। तो ये हुकूमत इस वक्त सियासी तरजीहात को अगर लेकर भी चलती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। वो एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकती है, इम्प्लीमेंट कर नहीं सकती है। इलेक्शन तो इसी साल है, 2-3 महीने में तो कुछ हो नहीं सकता। अगर वो करने जाएगी, अगर तरक्याती बजट की बात होगी जो कहा जा रहा है कि 700 अरब के करीब होगा, तो अगर वो रखने जाएगी तो फिर मईशत तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जो रवां माली साल है इसमें जो बजट का ऐलान किया गया था उसके बाद हुकूमत के पास कोई 5000 अरब सूबों को बांटने के बाद बचता है, और इस साल की जो कर्जों की अदायगी है वो भी 5000 अरब से ज्यादा है। जिसका मतलब ये है कि कर्जों के देने के बाद, कर्जों की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचता, उसकी जेब है खाली। अभी 1500 अरब का जो डिफेंस का बजट है उसके लिए पैसे नहीं है। 550 अरब का जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के लिए एलोकेट किया जाता है उसके पैसे नहीं है। जो 1100 अरब की सबसे ग्रांट्स दी जाती हैं उसके पैसे नहीं हैं। जो 600 अरब की सब्सिडी दी जाती हैं उसके पैसे नहीं हैं। जिस तरक्याती बजट का आपने जिक्र किया 700 अरब, उसके पैसे नहीं हैं। तो बजट ऐलान तो जरूर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जैसे आपने कहा उस पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल होगा। तो खदशा मेरा ये है कि बजट के ऐलान के बाद इनको 1 या 2 से जायद मिनी बजट का ऐलान करना होगा। अच्छा, ये अगर आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ से पॉलिटिकली ये निकलना चाहते हैं या आईएमएफ हमसे नाराज़ है, उनकी शर्तें मानी नहीं जा रही, बजट उनके मुताबिक नहीं बनाया जा रहा। ये हुकूमत जो भी ये पॉलिटिकल स्टंट भी अगर प्ले करना चाहती है वो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इस वक्त बजट को लेकर क्या चल क्या रहा है। आप यकीन जानिए, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। नहीं, आपकी समझ में यकीनन आ रहा होगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि हुकूमत की सिमत क्या है, हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, हुकूमत के पास क्या कोई मंसूबा है, हुकूमत के पास क्या कोई रोड मैप है। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन और वो हम सब लोग रियलाइज करते हैं। बिल्कुल। तो फुकदान इस वक्त यही है कि क्या हुकूमत के पास जो प्लान बी का जिक्र कर रहे हैं, जो 2 दिन पहले जिक्र किया गया था प्लान बी का, आज कहा गया कि नहीं हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, तो हुकूमत खुद से भी कंफ्यूज नजर आती है। फारूक सलीम साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि ये इस वक्त आईएमएफ के पास जाने से इस हुकूमत को क्या सियासी नुकसान हो सकता है? आईएमएफ की वो शराइत जो सियासी असरअंदाज हो सकती हैं और सियासी नुकसान हो सकता है इन पीडीएम की जमातों को, खासकर पीएमएलएन को, वो क्या है? वही पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, वही टैक्सेस लगाए जाएंगे, गरीब आवाम पर महंगाई होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज और गलत पॉलिसीज के नतीजे में हमारे खजाने में डॉलर्स खत्म हो जाते हैं और फिर हम मजबूर हो जाते हैं आईएमएफ के पास जाने पे। अब इस वक्त क्योंकि ये इलेक्शन ईयर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की मजबूरी है कि उसने एक इलेक्शन बजट का ऐलान करना है, क्योंकि हुकूमत की मजबूरी है कि वो अवाम को रिलीफ के ऐलानात करना चाहती है, जो आईएमएफ जिस चीज की शायद इजाजत नहीं देगा। आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उस किस्म के ऐलानात नहीं किए जा सकते, उस किस्म की रिलीफ जिसके के पैसे हुकूमत के पास मौजूद ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि रवां माली साल में कोई 5-5.5 हजार अरब का बजट का खसारा आ रहा है, तो आप सोचिए कि जो हुकूमत 5-5.5 हजार अरब का बजट का खसारा कर रही है, वो किसी किस्म के रिलीफ का ऐलानात तो जरूर कर सकती है, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्ज साहब हमारे साथ थे, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त सियासी मजबूरियां और मुआशी ज़रूरत क्या है। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।